वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्या हालचाल है? मैं डॉक्टर कपिल जैन आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक ऐसे सेगमेंट को लेकर आ गया हूं जिसमें ऑलरेडी हम अभी जब किरैलिटी और अकिरैल कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। आपको मैं याद करा देता हूं, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे कंपाउंड्स में जहां पर टू और मोर देन टू किरैल सेंटर्स होते हैं उसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस को मेंशन किया है। कंडीशन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक होगा या किरैल कंपाउंड होगा ओनली व्हेन जब वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस कंस्टिट्यूट करेगा। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने वहां डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हमको देखने को मिल जाती है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ हमारे पास कुछ और एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज हैं जिनको हम यहां पर आज सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और अपनी नॉलेज में ऐड कर लेते हैं। ओके, तो चलिए, मैंने यहां पर मेंशन किया है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं EOS से। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये एक ऐसी टेक्निक है, जैसे अभी आप जब सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर भी आपको बताया गया था कि एक सॉलिड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये हो सकते हैं या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर मैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बेसिस पर यह डिसाइड करना चाहता हूं कि वेदर द गिवन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, तो यह टेक्निक हमको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम बहुत इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो डाइसिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और किरैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मतलब नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑफ अ गिवन कंपाउंड ऑन इट्स मिरर इमेज, वो हम यहां से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जनरली ऐसे सभी मॉलिक्यूल में जहां पर दो या ज्यादा किरैल सेंटर्स हैं, हमको हमेशा सबसे पहले एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को चेक कर लेना चाहिए। और मैंने वहां आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए बता दिया था क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री ही देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए, यहां पर आप अपनी कॉपी में सबसे पहले डिक्टेट करेंगे। ये मैंने लिखा है, इट इज अ सिंपल टेक्निक बाय विच we can decide that whether a given molecule is optically active or not or optically inactive। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को हमने किरैल कंपाउंड्स बोला है या हमने डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स बोला है या असिमेट्रिक कंपाउंड्स। ओके, और ऑप्टिकल जो इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं दे आर व्हाट अकिरैल कंपाउंड्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। अब अगर मैं बात करता हूं असिमेट्री, ये हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। असिमेट्रिक या डाइसिमेट्रिक, जैसे अगर सिंगल किरैल सेंटर है तो आपको मैंने लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल बताया था। ये देखिए, ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो लैक्टिक एसिड के अंदर बिकॉज सिंगल किरैल सेंटर है, इसका मतलब इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। इट हैजंट प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका मतलब ये डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और अगर ये डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो हम इसको असिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे असिमेट्रिक सिंथेसिस। असिमेट्रिक सिंथेसिस एक जो हम बोल सकते हैं कि नॉन किरैल कंपाउंड है, उसको अगर मैं किरैल कंपाउंड में कन्वर्ट करता हूं, ओके, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता हूं, तो हम इसको असिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये मैंने मेंशन किया असिमेट्रिक मॉलिक्यूल दैट इज डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ओके, अभी हम लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करके आए थे कि जो ऑप्टिकल एक्टिव या डाइसिमेट्री है या किरैलिटी है, उसके लिए अल्टीमेट क्राइटेरिया हमने क्या देखा? हमने यही देखा था कि नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑफ अ गिवन कंपाउंड ऑन इट्स मिरर इमेज। किरैल सेंटर होना अल्टीमेट क्राइटेरिया नहीं है। ओके, तो देखिए यहां मैंने मेंशन किया है फॉर एन असिमेट्रिक दैट इज डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल following elements of symmetry must be absent।
एब्सेंट होना चाहिए, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसको हम सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसको आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसको हम एसएन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको सीएन सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनको यहां पर डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, पीओएस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिरर प्लेन भी इसको हम बोलते हैं, या लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसको बोलते हैं, या रिफ्लेक्शन सिमेट्री हम इसको बोलते हैं। तो देखिए यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम हमेशा टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल या हम इसको मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं जिसको हम सिग्मा एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे ही वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम सिग्मा वी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी ये ऑलरेडी बता दिया था। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट ए, इंग्लिश का अल्फाबेट बी, इंग्लिश का अल्फाबेट सी, इंग्लिश का अल्फाबेट डी, इंग्लिश का अल्फाबेट एच, ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा ये हम अभी पढ़ के आए। ऑल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये आप जहां पर हमने किरैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहां पर आप अपने नोट्स को वापस चेक कर सकते हैं, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस चेक कर सकते हैं, वहां पर हम ये डिटेल में डिस्कस करके आए। इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी थी। अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी लाइन which bisects the molecule into two equal halves that are mirror images of each other। जैसे ये इंग्लिश का अल्फाबेट ए, ये अगर हम देख रहे हैं तो ये इस इंटरनल डिफेक्ट के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हमने इसको मीजोफॉर्म में नाम दिया था स्टूडेंट। ओके, तो ये इंटरनल डिफेक्ट है जिसके कारण जो नेट रोटेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वो जीरो हो जाता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के जिनको अभी हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक जो कॉमन ट्राइंगल है, ये देखिए ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम इसको अगर ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे यहां से करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे यहां से करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉमन ट्राइंगल नॉर्मल ट्राइंगल है इट हैज थ्री प्लेन ऑफ सिमेट्री, थ्री प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, इसकी जगह जैसे अगर हम एक फ्लावर को देखते हैं या हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है, ये देखिए ओके, तो ये जो ह्यूमन हार्ट है इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कहीं पर भी हमारी जो डे टू डे लाइफ है वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो मेरा एक हैंड है, क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, क्या हम हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, हम इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, इंटरनल डिफेक्ट प्रेजेंट है एवरी ह्यूमन बींग के अंदर। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसकी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आ चुका हूं। अब मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको हम आज के बाद COS से एब्रीवेट करेंगे, या हम इसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। ओके, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है इसकी डेफिनेशन आप अपने कॉपी में ढंग से नोट करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा इंटरनल पॉइंट जहां पर अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करने के बाद उस पॉइंट से किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, और फिर अपोजिट साइड में अगर मैं सेम एटम को वहां पर ऑब्जर्व करता हूं इक्वल डिस्टेंस पर, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, तो मैंने इसको यहां पर मेंशन किया है एन इमेजिनरी पॉइंट। ये देखिए imaginary point through which a line is drawn in a direction from an atom or group to the same atom or group placed at the same distance just opposite to the imaginary center। तो इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अच्छा, ये जो रूल है ये उस गिवन मॉलिक्यूल में हर एटम के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी वो सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां पर बोला जाएगा। तो इसलिए मैंने नोट में मेंशन किया है दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ईच एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल।
तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये करके बताता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों देखिए, जैसे जो सेंटर ऑफ सिमेट्री को वहां मैंने अभी डिफाइन किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पॉइंट है कि ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट हम 3 डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वहां पर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल फॉर्मूलाज मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहां मैंने नोट में मेंशन कर दिया है रिगार्डिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस ऑपरेशन रिगार्डिंग विथ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3D फॉर्मूला। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, एंड नॉट फॉर फिशर प्रोजेक्शंस मतलब 2D फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर जब भी तुमको फिशर प्रोजेक्शंस मिलते हैं, तुम उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री को वहां पर व्यू नहीं कर सकते, वो विजिबल नहीं है। ओके, मैं वन बाय वन आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल हम 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसका जो शेप है इसको डिस्कस करके आए, वी शेप है। ये देखिए, ये वी शेप है, दिस इज वी शेप। ओके, ये वी शेप है। नाउ ये जो वी शेप है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो देखिए, जैसे इसके अंदर एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दिख रही है हमको, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा वी बोल सकते हैं। ये सिग्मा वी है। तो देखिए, मैंने इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। ये इंटरनल डिफेक्ट है जिसको हम मीजोफॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि वाटर वी शेप है और अगर मैं इसको बोर्ड में कंफर्टेबली ड्रॉ कर पा रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि ये मॉलिक्यूलर प्लेन भी रखता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर प्लेन, इसका मतलब यह हुआ कि ये अगर मैं बोर्ड के ही प्लेन में ये प्लेन ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये देखिए, तो ना तो बोर्ड के बाहर और ना बोर्ड के अंदर कोई भी यहां पर एटम हमको विजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस सिंपली हम यहां पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी रिप्रेजेंट करते हैं तो सफिशिएंट होगा, लेकिन फिर भी हम यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स को डिटेल में समझने के लिए वर्टिकल एंड मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों मेंशन करेंगे। तो जो भी आप ये बोल सकते हैं कि प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं, जो सारे एटम सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, अच्छा, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो देखिए, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो जो ऑक्सीजन एटम है, यहां हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं और अब अगर यहां इस पॉइंट के अबाउट मुझे हाइड्रोजन विजिबल है, तो अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस तक जाने पर मुझे हाइड्रोजन यहां पर विजिबल होना चाहिए, जो मुझे यहां पर विजिबल नहीं हो रहा। इसका मतलब इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिसिंग है, सेम यहां होना चाहिए था। तो ये जो हमने अभी यहां पर पॉइंट मेंशन किया था, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ये पॉइंट ही यहां पर है। ओके, और हमने जो सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन लिखी थी, इमेजिनरी पॉइंट, तो ये हमने जो रेड पॉइंट यहां पे ड्रॉ किया वो इमेजिनरी पॉइंट है, थ्रू विच अ लाइन इज ड्रॉन इन अ डायरेक्शन from an atom or group to the same atom or group placed at the same distance just opposite to the imaginary center। तो हमने यहां पर इस पॉइंट से अगर मैं इस हाइड्रोजन तक गया, एक लाइन ड्रॉ किया, तो इसके अपोजिट साइड में भी सेम डिस्टेंस पर मुझे वहां पर हाइड्रोजन एटम विजिबल होना चाहिए, जो यहां पर विजिबल नहीं हो रहा। तो इसलिए हम यहां पर मेंशन करेंगे इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर इनमें से कोई भी सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, वेदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ओके, चलिए, अगर इसकी जगह मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल लेता, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल BF3, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप रखता है, इसका मतलब फिर प्लेनर है। और अगर ये प्लेनर है तो ये देखिए, ये जो हमारा सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन, इसमें ऐसे बीच में ये रिंग होती है और ये इसके फिन्स होते हैं, ये ऐसे होते नहीं होते हैं, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है सीलिंग फैन। तो यहां पर हम देख रहे हैं, अगर मैं किसी भी फ्लोरीन के अबाउट में इसको ऐसे कट करता हूं, ये देखिए, ये मैंने कट किया, तो ये
प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे ही मैंने यहां कट किया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे मैंने यहां कट किया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इट हैज मॉलिक्यूलर प्लेन टू, तो इसलिए वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोरोन ट्राइफ्लोराइड में दोनों ही प्रेजेंट है। अच्छा, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? तो देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए फिर वही हमने यहां पे एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ किया बोरोन पर, और फ्लोरीन के अपोजिट साइड में देखा तो यहां फ्लोरीन मिसिंग है, ऐसे यहां फ्लोरीन मिसिंग है, ऐसे यहां फ्लोरीन मिसिंग है। इसका मतलब नो, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट को? चलिए कुछ और एग्जांपल्स ऐड करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां मैंने कुछ और एग्जांपल्स को अब वन बाय वन ऐड किया है। सबसे पहले बेंजीन मॉलिक्यूल, जो बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है। बेंजीन मॉलिक्यूल में ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब कंप्लीट जो एटम्स हैं वो प्लेनर है, सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कर सकता हूं? आंसर है हाँ। ये देखिए इसमें तो लॉट्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, तो मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। और मॉलिक्यूलर प्लेन तो है ही, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो यहां इट हैज मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड मॉलिक्यूलर प्लेन ऑल्सो प्रेजेंट। क्या यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री हमको विजिबल है क्या? हाँ, ये 3D मॉलिक्यूल है तो हम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक कर सकते हैं। तो चेक करते हैं जरा। यहां पर मैंने सेंटर में एक पॉइंट ड्रॉ किया और किसी भी एक साइड में मैं हाइड्रोजन एटम तक मूव किया। ये देखिए, अब इसके अपोजिट साइड में क्या मुझको हाइड्रोजन एटम यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है क्या? यस, ऐसे ये रूल सभी एटम्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। ये देखिए, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट यहां पर मैंने ड्रॉ किया है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री टू। तो ये भी हमको यहां पर मेंशन करना है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल, इसके अंदर मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, इसकी जगह जैसे मैंने यहां पे अमोनिया मॉलिक्यूल मेंशन किया है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है। ये देखिए, ये ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप है। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? हाँ, जैसे हम इसको ऐसे यहां पे कट कर सकते हैं, देखिए, तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये आप सभी को ध्यान रहे, whenever molecule have element of symmetry, तो हमेशा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव की कैटेगरी में जा रहा है, बिकॉज वो इंटरनल डिफेक्ट है जिसके कारण प्लेन पोलराइज लाइट का नेट रोटेशन क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? तो देखिए, अगर मैं यहां सेंटर में एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं और ऐसे हाइड्रोजन को यहां वॉच करता हूं तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ऐसे यहां पर भी नहीं हो रहा है, ऐसे यहां पर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर मिसिंग है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? इसकी जगह हमने मीजो टार्ट्रिक एसिड पढ़ा था। जब मैं आपको टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने की टेक्निक बता रहा था, तो हमने टार्ट्रिक एसिड के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखे थे। वन वाज मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए, मीजो टार्ट्रिक एसिड ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन। और ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, इसका मतलब ये तो 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या हम यहां पर अब सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक कर पाएंगे क्या? नो। यहां पे सबसे पहला पॉइंट यहां पर हाईलाइट हो गया, COS इज नॉट विजिबल हियर। तो आप इसमें कभी भी COS को डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए वी नीड 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, वी नीड 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल।
क्या हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं क्या? यस, फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि 2D रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बहुत इजीली विजिबल होगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखिए इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहां पे POS इज विजिबल। ओके, इसकी जगह जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिखा है, CO2 मॉलिक्यूल, ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है, और अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब हम इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही। ये देखिए, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये मॉलिक्यूलर प्लेन है। सिग्मा V एंड सिग्मा H, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? तो सबसे पहले तो हम ये मेंशन कर देते हैं, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा V एंड सिग्मा H बोथ। और दूसरा, इसको अगर वापस मैं ड्रॉ करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हम इसमें एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करके देखें? तो ये इमेजिनरी पॉइंट जब मैंने ड्रॉ किया तो देखिए यहां ऑक्सीजन और अपोजिट साइड में भी ऑक्सीजन है, इसका मतलब इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, तो क्लियर हो गए सारे एग्जांपल्स आप सभी को? तो इनको ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए, कुछ और एग्जांपल्स ऐड करता हूं मैं। हां बच्चों, जैसे यहां पे सिस ब्यूटूइन मैंने मेंशन किया है, सिस ब्यूटूइन जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो सेम साइड में है, क्या इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस, ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा V बोल सकते हैं। तो यहां इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहां पर प्लेनरिटी है तो इसलिए मॉलिक्यूलर प्लेन तो हमेशा ही होगा। तो वर्टिकल एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसकी जगह अगर मैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखना चाहता हूं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए यहां हम एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन मिसिंग है, देखिए ये ऐसे यहां, तो यहां पर हम कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसकी जगह अगर आप ट्रांस लेते हैं, ट्रांसब्यूटूइन, तो ट्रांसब्यूटूइन में यहां पर जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मिसिंग है, नो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, इसकी जगह क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? हां, ये देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहां पे। ये पॉइंट यहां पे हाइड्रोजन विजिबल है तो अपोजिट साइड में भी हाइड्रोजन है, यहां मिथाइल विजिबल है तो अपोजिट साइड में भी मिथाइल विजिबल है। तो इसका मतलब हम यहां मेंशन कर सकते हैं इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, जैसे इसकी जगह मैंने नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर मेंशन किया है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। जनरली जो सेंटर ऑफ सिमेट्री की आप बात करोगे ना, वो जहां पर भी इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं रिंग में या इवन नंबर ऑफ एटम्स हैं वहां पर ही तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक कर सकते हो। ऑड नंबर अगर एटम्स हैं रिंग में तो कभी भी तुमको सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां पर विजिबल नहीं होगी। तो जैसे ये जो मॉलिक्यूल है डाइमिथाइल डाइकीटो पिपरेजीन है, क्योंकि यहां पे रिंग में नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और इसमें हमने सिस और ट्रांस लिखे हैं इसके। देखिए कैसे, ये जो यहां पर अगर आप देखें कार्बन जिसके ऊपर मिथाइल और एच डिफरेंट एटम या ग्रुप है, यहां कार्बोनिल ग्रुप है, यहां NH है, इसका मतलब इट हैज किरैल सेंटर। और सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है। तो ये किरैल सेंटर्स हैं, मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। और अब हम यहां पर देख रहे हैं कि इस स्टीरियोजेनिक सेंटर पर मिथाइल और इस स्टीरियोजेनिक सेंटर पर मिथाइल अपोजिट साइड में है, इसलिए ये ट्रांस अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांस अरेंजमेंट को। अब इसमें अगर मैं यहां पर एक पॉइंट इमेजिनरी ड्रॉ करता हूं
और देखिए इस पॉइंट पर यहां NH दिख रहा है, वहां भी NH दिख रहा है अपोजिट साइड में। ऐसे ही इस पॉइंट पर यहां H है, वहां S दिख रहा है। इस पॉइंट पर यहां मिथाइल है, अपोजिट साइड में मिथाइल दिख रहा है, यहां कार्बोनिल है। इसका मतलब सारे एटम्स के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है। तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो केयरफुली इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना, ओके। और इसका जो सिस आइसोमर है, ये देखिए सिस आइसोमर, इट मींस जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पर मिथाइल ग्रुप्स हैं या हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सेम साइड में है, इसलिए वो सिस आइसोमर है। और ऑब्वियसली हम यहां पर अगर इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो मिथाइल या हाइड्रोजन के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इक्वल डिस्टेंस और अपोजिट साइड में ये नहीं है, इसलिए यहां पर हम मेंशन करेंगे नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूल में रिंग हो, लेकिन अगर रिंग है तो फिर इवन नंबर ऑफ एटम्स रिंग में होना जरूरी है। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ये मैंने यहां पे नोट में मेंशन कर दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में भी डिक्टेट कर लेना। जो भी आपको मैंने यहां डाइमिथाइल डाइकीटोपिपेरेजीन के लिए बताया, इट मे बी नोटेड दैट ओनली एन इवन मेंबर्ड रिंग कैन पॉसिबली पॉजेस अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर रिंग्स है तो वहां पर इवन नंबर ऑफ रिंग्स में ही हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम यहां पर SN से रिप्रेजेंट करते हैं। SN, इसका बेटर सिंबल SN होगा, यहां हम इसको SN से रिप्रेजेंट कर देंगे। SN का मतलब एक्चुअली है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एन इमेजिनरी एक्सिस around which by rotating through a minimum angle of rotation 360 degree by n about the axis and followed by reflection in a plane perpendicular to the axis of rotation, तो फिर जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमको मिलता है वो आइडेंटिकल मिलता है टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। मतलब पहले मुझे रोटेशन करना है एक सर्टेन मिनिमम एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और उसके बाद हमको रिफ्लेक्शन चेक करना है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल देगा जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। देन इट विल बी नोन एज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है, रेयर फिनोमेना। ओके, तो ये थर्ड सिमेट्री है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इफ इट इज प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल देन मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल वी हैव 3 टाइप ऑफ सिमेट्रीज, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया है, दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व्स फर्स्ट रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। मतलब आपको रोटेशन तो करना ही है और फिर रिफ्लेक्शन को भी चेक करना है, जैसा भी हमने यहां पर मेंशन किया, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज डिफर बाय नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम यहां पर CN से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये CN। तो अगर सिर्फ यह मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है देन इट इज नॉट अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसकी सिंपल डेफिनेशन जो ऊपर वाला हाफ है, एन इमेजिनरी एक्सिस अराउंड विच बाय रोटेटिंग थ्रू अ मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री बाय n देन वी विल गेट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। तो हम उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। मैं आपको कुछ यहां पर एग्जांपल्स अटेंड करके बताता हूं। सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों, जैसे हम यहां पर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि हम अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में रोटेशन करते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, तो उससे हमको क्या आइडेंटिकल अरेंजमेंट मिलता है, तो हम उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कैटेगरी में यहां पर चेक करते हैं। जैसे अभी हमने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया था। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल
ट्राइगोनल प्लेनर है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं। जैसे इस फ्लोरीन को मैं यहां 1 मान लेता हूं, इसको यहां 2 मान लेता हूं, इसको यहां 3 मान लेता हूं। अब देखिए, अगर मैं इसको 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट कराता हूं, रोटेशन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो ये फ्लोरीन यहां आ जाएगा, ये फ्लोरीन यहां आ जाएगा, मतलब ये हमको एक आइडेंटिकल अरेंजमेंट मिल जाएगा। और ऐसे अगर मैं इसको अप टू 360 डिग्री 3 टाइम्स रोटेशन कराता हूं, तो हमको यहां पर 3 टाइप के आइडेंटिकल अरेंजमेंट मिलेंगे। तो देखिए, जो यहां पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा उसको हम बोलते हैं 3 फोल्ड सिमेट्री। कैसे? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 डिग्री का एंगल वो एंगल है जिसके ऊपर जब हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट कराते हैं तो वी विल गेट आइडेंटिकल अरेंजमेंट। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 डिग्री, तो ये जो वैल्यू तुमको मिली है 3, इट हैज एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम यहां पर C3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमने यहां पे CN मेंशन किया था, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। बट जैसा मैं आपको पहले अभी बताया हूं, रिमेंबर ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये क्राइटेरिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी का। ओनली एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल हैज 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री, इसमें 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है। यहां पर हम एग्जांपल नंबर 2 पर आ जाते हैं। अब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अगर मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट कराता हूं, ये देखिए, तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, इट मींस वी विल गेट आइडेंटिकल अरेंजमेंट। और ऐसे नेक्स्ट टाइम फिर 180 डिग्री पर रोटेशन कराएंगे तो फिर एक आइडेंटिकल अरेंजमेंट। तो इसलिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, एन की वैल्यू 2 आ गई, तो इट हैज 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 फोल्ड सिमेट्री, 6 फोल्ड सिमेट्री हो सकता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पर साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल का है, ये देखिए साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के अंदर अगर हम इसको यहां 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कराते हैं, तो 90 डिग्री पर जब हम इसको रोटेशन कराएंगे हमको हमेशा आइडेंटिकल अरेंजमेंट मिलेंगे बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट। तो ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, तो यहां पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। मतलब साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल में 4 फोल्ड सिमेट्री है, इट हैज 4 फोल्ड सिमेट्री। 5 फोल्ड सिमेट्री नहीं होता। इसकी जगह अगर हम यहां बेंजीन लेते हैं, ये देखिए बेंजीन मॉलिक्यूल, तो जो बेंजीन मॉलिक्यूल है ये 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है ये वाला। तो अगर मैं 60 डिग्री पर ही इसको रोटेशन कराता हूं, हमको तुरंत एक नया आइडेंटिकल अरेंजमेंट यहां पर मिलेगा। तो यहां हम इसको बोल सकते हैं कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, इसका मतलब यहां पर 6 फोल्ड सिमेट्री है। बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 फोल्ड सिमेट्री है। तो स्टूडेंट, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब जैसा मैंने आपको भी यहां पर बताया कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, इट इज इट्स डेफिनेशन an imaginary axis around which by rotating through a minimum angle of rotation 360 degree by n, then we will get identical arrangement of given molecule। तो ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन है। बट अगर मैं ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करना चाह रहा हूं तो इसके लिए जब हम ये रोटेशन कर लेंगे, then followed by reflection in a plane perpendicular to the axis of rotation, तब हम यहां पर अगर आइडेंटिकल अरेंजमेंट देखते हैं गिवन मॉलिक्यूल का, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का, इट विल बी नोन एज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये बहुत ही रेयर होगा कि एक ही मॉलिक्यूल में ये सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब हो, है ना। तो हमको ये 3 टाइप ऑफ सिमेट्रीज को हमेशा फॉलो करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही रिलेटेड आपको प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो आई थिंक ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के यहां पर दिए, आपको इससे क्लियर हो गया कि हमको क्या चेक करना है, डाइसिमेट्री या किरलिटी इन अ गिवन कंपाउंड। तो हम हमेशा इन तीनों क्राइटेरिया को चेक करेंगे। मैक्सिमम केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखते हुए आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा इसके ऊपर हम यहां पर दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम पूछी जा रही है वो
जो मैं देख रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में अगर है तो वहां से ही हमको आंसर रिपोर्ट करना पड़ता है। अब मैं यहां कुछ वन बाय वन आपको अच्छे प्रॉब्लम्स ऐड कर देता हूं। हां बच्चों, अब मैं यहां पर कुछ वन बाय वन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को और ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो आपके पास क्या क्राइटेरिया है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर मुझे चेक करनी है तो 2 और मोर देन 2 किरेल सेंटर्स के केस में हम हमेशा चेक करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो चेक करते हैं जरा। यहां पर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मुझे यहां पर ऑब्जर्व हो रही है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले चेक करिए कि किरेल सेंटर है क्या। तो क्लोरीन है और यहां पर H है ना, यहां CH2, यहां CH2, तो यहां पर नो किरेल सेंटर, किरेल सेंटर नहीं है। इसका मतलब यहां पर वैसे भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप यहां पर अगर जिस एटम पर ब्रोमीन या क्लोरीन है उसके अबाउट में ही कट करें, तो जैसे अगर मैं यहां पर कट करता हूं, ये देखिए, जैसे मैं इसको ऐसे कट करता हूं यहां पर, तो यहां इस एटम के रेस्पेक्ट में जहां पे ब्रोमीन या क्लोरीन है, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो हम यहां पर किरेल सेंटर तो वैसे भी डिफाइन कर दिए कि नो किरेल सेंटर, और यहां पर इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहां पर हमको ऑब्जर्व हो रही है, और इसलिए हम इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव डिफाइन करेंगे। तो ये मैंने उसी एटम में यहां पर कट किया जहां पर ब्रोमीन और क्लोरीन थे। ओके, अगर मैं यहां कट करता ऐसे ये, तब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं हो रही है। क्यों? यहां ब्रोमीन है और वहां क्लोरीन है, दोनों सॉलिड वेज पर हैं, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ओके, अब आइए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी यहां पर सेम सिचुएशन है, क्लोरीन के साथ यहां पर हाइड्रोजन है, CH2, लेकिन नो किरेल सेंटर। ओके, और अगेन मैं इसी एटम में यहां पर ऐसे अगर कट करता हूं, ये देखिए, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव की कैटेगरी में ही जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके, अब आ जाइए, आप इसको चेक करते हैं। यहां क्लोरीन जहां पर है वहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है, ऐसे यहां पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है। ओके, और यहां आगे बढ़ेंगे तो CH2, यहां आएंगे तो CHCl, इसका मतलब ये तो किरेल सेंटर है, ऐसे ये भी किरेल सेंटर होगा। यहां 2 किरेल सेंटर्स है, 2 किरेल सेंटर्स। नाउ अब मुझे यहां पर केयरफुली चेक करना चाहिए, ये सिस आइसोमर है, सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन है ये। ओके, तो क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्जर्व हो रही है क्या? यस, ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सिस आइसोमर है, दोनों क्लोरीन सेम साइड में, तो हम इसमें इजीली प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक कर सकते हैं। अब आगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। आपसे पूछा गया ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है, तो अब ऑप्शन नंबर डी पर आ जाइए। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन है। और अगर ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन है, तो यहां हम फिर वही देख रहे हैं कि क्लोरीन अगर डैश वेज पर है, तो इसका मतलब यहां जो हाइड्रोजन एटम है वो सॉलिड वेज पर है, और यहां क्लोरीन सॉलिड वेज पर है तो हाइड्रोजन डैश वेज पर है, तो ये ट्रांस आइसोमर है। अब क्या इसमें किरेल सेंटर है? यस, क्योंकि ये तो 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन ही है, तो इट हैज 2 किरेल सेंटर्स। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऑब्वियसली अगर ये ट्रांस है तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, तो
तो यहां नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये रूल एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो आप बहुत इजीली प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही मैक्सिमम टाइम ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री या ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, जैसा मेरा मानना है। ओके, तो इसका मतलब ये यहां पर हम डिफाइन करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ओके, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये आपसे इस प्रॉब्लम के अंदर पूछा गया था, ये आपको आंसर देना है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट मैं यहां पे प्रॉब्लम को ऐड करता हूं। ये जो मैंने यहां पे लिखा है अमीन इन्वर्जन, आपको याद होगा जब मैं अभी आपको किरेल सेंटर्स ऐड किया था अदर देन कार्बन, हमने उसमें जो नाइट्रोजन फैमिली है उसको टेट्रावेलेंट डिफाइन किया था कि टेट्रावेलेंट नाइट्रोजन फैमिली में एटम्स होने चाहिए, जैसे ये देखिए R1, R2, R3, R4, ये नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट है और सारे एल्किल ग्रुप या एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये किरेल सेंटर है, किरेल सेंटर है एंड ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? नाउ ये मैंने जो अमीन इन्वर्जन लिखा है इसको जरा समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो जनरली अमीन्स होते हैं, जैसे यहां पर मैंने टर्शरी अमीन लिखा है, 3 एल्किल ग्रुप्स ऑल आर डिफरेंट और एक लोन पेयर हो गया, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या मैं इस टाइप के टर्शरी अमीन को ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकता हूं क्या? इसका आंसर है नो। क्यों नहीं? ये जो टर्शरी अमीन है विद डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स एंड 1 लोन पेयर, तो यहां पर ये जो लोन पेयर है इसके अंदर बहुत क्विक फ्लिपिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर फ्लिपिंग। लोन पेयर फ्लिपिंग, लोन पेयर फ्लिपिंग। तो इससे क्या होता है, ये देखिए इसका मिरर इमेज इसमें कन्वर्ट हो गया और दोनों के बीच में एक इतना फास्ट या रैपिड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है जिससे कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एनेंटियोमर को सेपरेट नहीं कर सकता, आइसोलेट नहीं कर सकता। और जब मैं एनेंटियोमर को आइसोलेट ही नहीं कर सकता तो फिर मैं इनको कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव कैटेगरी में नहीं रखूंगा। ये तो दोनों एनेंटियोमर का 50-50% मिक्सचर मिलने जैसा हो गया, मींस रैसिनिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। तो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर फ्लिपिंग प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, जो नेट मॉलिक्यूल का रोटेशन है वो 0 हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो टर्शरी अमीन विद 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स R1, R2 एंड R3 एंड 1 लोन पेयर, जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है हियर, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन कन्वर्ट्स ईदर ऑफ एनेंटियोमर टू अ रैसिनिक मिक्सचर। और इसलिए हम इस टाइप के जो अमीन्स होते हैं उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव कैटेगरी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कैटेगरी के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टर्शरी अमीन विद सच टाइप ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, डिफरेंट एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं और एग्जामिनर पूछता है कि दिस अमीन इज वेदर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, तो योर आंसर शुड बी दिस, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है, रैसिनिक मिक्सचर है। व्हाई? बिकॉज ऑफ लोन पेयर फ्लिपिंग। ओके, तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, रैपिड इक्विलिब्रियम क्यों स्टैब्लिश हो रहा है? बिकॉज ऑफ वेरी लो एनर्जी वैल्यू। और लो एनर्जी वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहां पर ना तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ना कोई बॉन्ड यहां पर क्लेवेज हो रहा है, तो इसलिए बहुत लो एनर्जी होने के कारण इजिली 1 एनेंटियोमर दूसरे एनेंटियोमर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो केमिस्ट ने इस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिटेन करने के लिए यह कॉन्सेप्ट बनाया। देखिए क्या, अगर मैं किसी भी तरीके से लोन पेयर को भी एंगेज कर दूं, मतलब मैं अमीन्स की जगह इसको अमोनियम टाइप आयन में कन्वर्ट कर दूं, ये देखिए यही तो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। ओके, तब इसके अंदर ये किरेल सेंटर भी होगा और यहां लोन पेयर फ्लिपिंग होने के चांसेस भी नेग्लिजिबल हो गए, 0 हो गए, और इसलिए हम इस टाइप के अमोनियम टाइप आयन को ऑप्टिकली एक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे। तो यू शुड अवेयर
अबाउट अ मीन इन्वर्जन, लोन पेयर फ्लिपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन जो कार्ब एनायंस होते हैं वहां पर भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। कार्ब एनायंस, ये देखिए, ये कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होगी। ओके, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव की कैटेगरी में जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर की कैटेगरी में जाएगा, तो यू शुड अवेयर दिस। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर मैंने मेंशन किया है, ये जेई में एक प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, आप इसको जरा समझिए। इस टाइप के और भी अगर मुझे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो सब में मैं सेम ही एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन सबको पढ़ लिया है। अगर मुझसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जाता है, इसका मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों के सम के इक्वल होंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। इसका फॉर्मूला यू कैन अप्लाई 2 raised to the power n, 2 की पावर n, अगर मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो डेफिनेटली फिर ये 2 की पावर n फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मुझे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली 2 की पावर n। व्हाट इज n हियर? ऑब्वियसली अभी हम जब ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ रहे थे तो n किरेल सेंटर्स थे, और जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे थे तो n हमने वहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को मेंशन किया था। तो अब मैं यहां n ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वेयर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट प्लस नंबर ऑफ किरेल सेंटर्स। तो ये 2 की पावर n फॉर्मूला होगा जो आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो अब मुझे यहां ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो जरा समझिए इसको। सबसे पहले आप देखिए, ये आपको किरेल सेंटर दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहां पर हम स्टीरियोजेनिक सेंटर्स देख रहे हैं, H और ये ग्रुप अलग, H और ये ग्रुप अलग, और ये फिर किरेल सेंटर है। तो यहां पर डबल बॉन्ड 1 है जहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट है, और किरेल सेंटर्स 2 है। इसका मतलब तुम n की वैल्यू यहां पर 3 लोगे। पहली बात तो आपको ये क्लियर है। अब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर 3, इसका मतलब सिंपली यहां पर 8 हो जाना चाहिए, नहीं होगा। तो मैंने यहां लिखा है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर 3 8, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि अभी हम इसके अंदर देख रहे हैं कि क्लियरली प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब आइडेंटिकल अरेंजमेंट्स भी हैं यहां पर, जो मैं 2 की पावर 3 से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो अब जरा इसको ऐसे समझिए, जब भी मुझे इस टाइप का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा तो देखिए, पहले मैं इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करता हूं। जैसे एक तो है सिस आइसोमर। सिस आइसोमर आप कैसे ड्रॉ करोगे? ये देखो, यहां पर सिस आइसोमर के केस में जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, आपने दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पर हाइड्रोजन को सेम साइड में यहां पर मेंशन कर रखा है, और अपोजिट साइड में ये देखिए CH3 CHOH। अब एक अरेंजमेंट तो ऐसा है जहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक सिस आइसोमर है। ओके, और अगर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मैं इसका फिर दूसरा आइसोमर ड्रॉ नहीं कर सकता, इसका मिरर इमेज ड्रॉ नहीं कर सकता। और अगर दूसरा अरेंजमेंट देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा, देखिए, जिसमें ये जो CH3 CHOH है, दूसरे कार्बन पर जो स्टीरियोजेनिक सेंटर पर CH3 CHOH है, उसमें मिथाइल ग्रुप का वही डायरेक्शन है जो इस वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप का डायरेक्शन है। जबकि यहां क्या था, एक मिथाइल ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में था तो दूसरा मिथाइल ग्रुप जो किरेल सेंटर है उसके ऊपर राइट हैंड साइड में था, इसलिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, मीसोफॉर्म थी। नाउ यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री अब हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दोनों किरेल सेंटर्स पर मिथाइल ग्रुप का डायरेक्शन है वो अब सेम साइड में है, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। इसका मतलब ये एनेंटियोमर हैं, और ऑब्वियसली इसका मिरर इमेज भी इसके साथ होगा, तो ये दोनों 50-50% बनने के चांसेस हैं। इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं प्लस माइनस रेसिमेट।
तो यहां सिस के केस में अगर टोटल हम यहां स्टीरियो आइसोमर्स ड्रॉ करें, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो 1 2 3 ये 3 स्टीरियो आइसोमर्स बता रहा है, इन विच 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म एंड 2 आर ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो दोनों 50-50% बन रहे हैं, इसलिए हमने इसको प्लस माइनस रेसिमेट डिफाइन किया है। अब तुम सेम ट्रांस के केस में ड्रॉ कर सकते हो। हां बच्चों, जैसे ओवरऑल कंक्लूजन यहां पर यह निकल के सामने आता है कि अगर मुझे इस टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है और सिस आइसोमर के केस में मैं टोटल एनेंटियोमर्स रिपोर्ट करना चाहता हूं, तो टोटल एनेंटियोमर्स यहां पर 2 हैं, जो दोनों 50-50% हमको यहां पर मिलने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल ये रेसिमिक मिक्सचर है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? ऑब्वियसली एक मीसोफॉर्म है और 2 एनेंटियोमर हैं, तो टोटल 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। ये स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये हमने सिस के रेस्पेक्ट में टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स को यहां पर ड्रॉ किया है। ओके, अब अगर इसकी जगह तुम ट्रांस आइसोमर को ड्रॉ करते हो, तो ट्रांस आइसोमर के केस में ये देखिए, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पर हाइड्रोजन है, सबसे पहले हमने उसको अपोजिट साइड में ड्रॉ कर दिया। अब जो किरेल सेंटर्स हैं उस पर आप एक बार अरेंजमेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए CH3HOH, और जो दूसरा किरेल सेंटर है यहां पे, ये OH अगर बॉटम में है तो वो OH टॉप पर है, ये मिथाइल अगर लेफ्ट में है, ये मिथाइल राइट में है, ये हाइड्रोजन अगर टॉप पर है तो ये हाइड्रोजन बॉटम में है। इस सिचुएशन में यहां पर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ट्रांस का ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है COS प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और दूसरा जो तुम ट्रांस अरेंजमेंट यहां पे ड्रॉ कर सकते हो वो कुछ ऐसे करोगे, देखो हाइड्रोजन ये ट्रांस है, नाउ किरेल सेंटर पर देखो, यहां OH अगर बॉटम पर है तो यहां भी OH बॉटम पर है, तो इसका मतलब अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, नो COS। ऑब्वियसली हम इसका मिरर इमेज अब ड्रॉ कर सकते हैं, जो एनेंटियोमर्स होंगे तो ये फिर वही प्लस माइनस रेसिमिक मिक्सचर होगा, 2 एनेंटियोमर्स का मिक्सचर। ओके, दोनों के 50-50% चांसेस हैं यहां पर मिलने के। तो इसीलिए इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर हम फिर यहां पर टोटल एनेंटियोमर्स अगर रिपोर्ट करते हैं तो 2 है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर रिपोर्ट करते हैं तो 3 है, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ओके, अच्छा, अगर मुझसे ऐसे भी पूछा जाता है डाइस्टीरियोमर्स, तो जैसे हम देख रहे हैं यहां पर सिस के केस में जो 1 और 2 है, डेफिनेटली दे आर नॉट मिरर इमेजेस, तो ये डाइस्टीरियोमर्स हैं। ऐसे 1 और 3 ये मिरर इमेजेस नहीं है, डाइस्टीरियोमर हैं। तो सिस आइसोमर के केस में 2 डाइस्टीरियोमर्स पॉसिबल हैं, 1 and 2 का कॉम्बिनेशन, 1 and 3 का कॉम्बिनेशन। ऐसे ट्रांस आइसोमर के केस में 4 और 5 डाइस्टीरियोमर्स हैं, 4 and 6 डाइस्टीरियोमर्स होंगे, तो ये फिर डाइस्टीरियोमर्स हैं। तो इस प्रॉब्लम में मल्टीपल प्रॉब्लम्स बनने के चांसेस हैं, ऑलरेडी जेई में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, यहां पर मैंने लिखा है सम मोर एग्जांपल, सेम टू सेम, सिर्फ डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि ये फिर किरेल सेंटर्स हैं, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, ये डबल बॉन्ड, और ये फिर किरेल सेंटर है, ऐसे ही यहां पर भी है। तो जब भी हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करवाए जाते हैं, एग्जामिनर कैलकुलेट करवाता है, वी हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला, बट ये तभी एप्लीकेबल होगा जब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ओके, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो डेफिनेटली हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स वी विल गेट। तो स्टूडेंट, आज का ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन को हम यहां पर फिनिश कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब मैं देखिए, जो आज मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ना, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का, इसको मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगा, और फिर मैं आपको सबसे पहले जो कन्फर्मर्स में हमने 11th क्लास में डिस्कस किए थे, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, उनको मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद हम साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स के ऊपर जाएंगे। ये हमारा जो आइसोमेरिज्म 2 टॉपिक है,
ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जितने पॉइंट्स मैं सोच रहा था, समझ रहा था कि आपको आपके जो जेई या नीट एग्जाम है नेक्स्ट ईयर आपको मिलने जा सकते हैं, वो मैंने आपको यहां पर प्रॉब्लम्स कवर किए हैं। और मेरे साथ साथ इन प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए, प्लस जो भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको और प्रॉब्लम्स यहां पर दूंगा उनको भी ढंग से अप्रोच करिए। और मैंने कोशिश पूरा किया है कि जितना पॉसिबल आपको अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल से बताया जा सकता है। ऑब्वियसली हम आगे फ्यूचर में जितनी प्रैक्टिस और करते रहेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर स्ट्रगल करते रहेंगे, उतने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। लेकिन बेसिक्स अगर मुझे ये क्लियर हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे डिस्कशन में आरएस नॉमेनक्लेचर था और सीआईपी सिस्टम था, इजेड नॉमेनक्लेचर था। मैक्सिमम टाइम हमको वहां से ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और पॉइंट्स के साथ हम कन्फर्मर्स में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको और वहां पे बता दूंगा। और तब तक के लिए आज हम इस डिस्कशन को यहां रोक लेते हैं। थैंक यू।